उदय सर विथ हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बीए सेमेस्टर 6 के कोर पेपर 13 का महत्वपूर्ण भाग मुस्तफ़ा कमाल पाशा है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रायः सवाल आता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के शासनकाल में तुर्की की विदेश नीति का वर्णन करें, या फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के शासनकाल में या मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अंतर्गत तुर्की के आधुनिकीकरण का वर्णन करें। चलिए वीडियो को देखते हैं। आधुनिक तुर्की के इतिहास में अथवा आधुनिक तुर्की के नवनिर्माणकर्ताओं के रूप में जो स्थान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को प्राप्त है, ऐसा उच्चतम स्थान विश्व के अन्य सुधारकों अथवा प्रशंसकों को शायद ही प्राप्त होगा। तुर्की का पूर्ण आधुनिकीकरण करने का श्रेय मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ही प्राप्त है। भारतवर्ष में जिस प्रकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता अथवा बापू फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया जाता है, उसी तरह तुर्की के निवासी मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अत्तातुर्क या फादर ऑफ तुर्क्स कहकर सम्मानित करते हैं, जो सर्वथा उचित है। सबसे बड़ी विलक्षण बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा अपनी योग्यता, सुधारों तथा जनहित के कार्यों के लिए एक नहीं 16 बार गणतंत्र तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए और उनके इन्हीं अद्भुत गुणों तथा सेवाओं के कारण उनकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर एल मुखर्जी ने ठीक ही लिखा है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा वाज ए मैन ऑफ करेज एंड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हु यूज्ड हिज अथॉरिटी इन इंट्रोड्यूसिंग वाइड स्वीपिंग रिफॉर्म्स विच टच्ड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को गणतंत्र बनाने के लिए 6 विभिन्न सुधारों का प्रतिपादन किया और उसे इस्लाम धर्म की रूढ़िवादिता से मुक्त कराकर तुर्की को एक आधुनिक राज्य बनाया। परंतु गणतंत्र तुर्की के महत्ता उसके सुधारों से ज़्यादा उसकी विदेश नीति पर निर्भर करती है। कमाल पाशा की पूर्व पेरिस शांति सम्मेलन में तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई थी और तुर्की जर्मनी का पक्ष लेकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अतः जिस तरह वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी, उसी तरह सेवरे की संधि भी तुर्की के लिए भारी अपमानजनक सिद्ध हुई। सेवरे की संधि से तुर्की के मस्तिष्क पर लगे इस कलंक को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने दूर किया। तुर्की को गणतंत्र राज्य घोषित करने के बाद उसने विजित राष्ट्रों के साथ 26 जुलाई 1930 में एक मित्रवत संधि कायम किया, जिसे हम लोजान की संधि के नाम से जानते हैं। लोजान की इस संधि के बाद तुर्की का दबदबा सिर्फ एशियाई राज्यों में कायम नहीं रहा, बल्कि उसका महत्व यूरोपीय राज्यों के साथ भी काफ़ी बढ़ गया। तुर्की को हर दृष्टिकोण से समृद्ध एवं सुखी बनाने के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एशियाई राज्यों के साथ तो मित्रतापूर्ण व्यवहार किया है, साथ ही साथ उसने यूरोपीय राज्यों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया और उसका विश्वास था कि विवादों से घिरे विदेश नीति के सहारे तुर्की का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। अतः वह तुर्की के उत्थान के लिए उसने शांतिपूर्ण विदेश नीति का सहारा लिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ऐसी शांतिपूर्ण विदेश नीति का संक्षिप्त विवरण हम निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं। तुर्की ने सर्वप्रथम रूस के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए 1921 ईस्वी में तथा बाद में 1925 ईस्वी में अलग अलग संधियां कायम की। 1925 ईस्वी की तुर्की रूस संधि 10 वर्षों के लिए की गई थी, जिसका नवीनीकरण 1931 ईस्वी में किया गया।
इन संधियों के द्वारा दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और आपस में शांति बनाए रखेगा। उतना ही नहीं, यह भी तय किया गया कि यदि कोई तीसरा पक्ष दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष पर आक्रमण करेगा तो ऐसी स्थिति में पहले पक्ष को विश्वास में लेकर दूसरा पक्ष समझौता का प्रयास करेगा और हर हाल में युद्ध को टालेगा। परंतु रूस साम्यवाद का प्रचार और प्रसार सारे विश्व में चाहता था, जिसका प्रबल विरोधी मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। फिर भी दोनों में एक साथ समझौतावादी सिद्धांत के तहत मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जीवन काल तक एक दूसरे के मित्र बने रहे और यह मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसके अतिरिक्त पश्चिमी राज्यों के साथ भी शांतिपूर्ण समझौता कायम किया। पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत कुछ राज्यों पर इंग्लैंड का संरक्षण तो कुछ राज्यों पर फ्रांस का संरक्षण स्वीकार किया गया। फिलिस्तीन और इराक पर अंग्रेज़ों का संरक्षण शासन स्थापित किया गया तो सीरिया एवं लबनान पर फ्रांसीसियों की अधीनता स्वीकार की गई। इसके अंतर्गत मौसूल का प्रदेश विवादास्पद हो गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा मौसूल पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, जबकि ब्रिटेन इसे अपने संरक्षण में रखना चाहता था। इसके प्रदेश को एक अंग मानता था। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, परंतु कमाल पाशा ने बड़ी चालाकी के साथ 5 जून 1929 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ एक संधि कायम करके मौसूल में उत्पादित तेल का 10% भाग इंग्लैंड शांतिपूर्वक प्राप्त कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण विदेश नीति का हिस्सा फ्रांस से मित्रता। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इंग्लैंड की तरह फ्रांस को भी अपना मित्र बनाने में सफलता प्राप्त किया। संजाक और एलेक जेनरेटा के प्रदेश पर फ्रांसीसी संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रसंघ ने फ्रांसीसियों का अधिकार स्थापित कर दिया था, परंतु इन प्रदेशों में 40% से ज़्यादा तुर्क निवासी निवास करते थे। इससे तुर्की बड़ा ही नाखुश था। अंततः मामला राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में ले जाया गया और राष्ट्रसंघ की मध्यस्थता के अंतर्गत 1938 ईस्वी में तुर्की और फ्रांस के बीच एक संधि कायम हुई, जिसके तहत अलेक्जेंड्रा में चुनाव कराए गए और इस चुनाव में तुर्की की जीत हुई और तुर्की और फ्रांस के बीच आपसी समझौता के तहत अलेक्जेंड्रा ने दोनों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। जल डमरू मध्य की समस्या का निराकरण भी तुर्की ने अपनी शांतिपूर्ण विदेश नीति के तहत किया और यूरोप के सारे व्यापारिक बेड़े या जहाज तुर्की के काला सागर की खाड़ी से होकर गुजरते थे। इस पर तुर्की अपना पूर्ण सैनिक अधिकार स्थापित करना चाहता था। जापान, जर्मनी एवं इटली प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी रास्ते पर जब तेजी से दौड़ने लगे तो तुर्की की चिंता बढ़ गई थी। उन्हें जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्र को काला सागर में कब्जा जमाने का भय सताने लगा था। ऐसी स्थिति में जुलाई 1936 ईस्वी में यूरोप और अरब के राज्यों के कई छोटे बड़े राज्यों का एक सम्मेलन मॉन्ट्रो में आयोजित किया गया और तुर्की में पूर्ण सैनिक अधिकार डरडनास की खाड़ी पर स्वीकार कर लिया गया। तुर्की ने बाल्कन राज्यों, मध्य पूर्व राज्यों के साथ भी अपनी शांतिपूर्ण विदेश नीति का ही सहारा लिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मध्य पूर्वीय राज्य ईरान, अफगानिस्तान, मॉस्को, इराक के साथ भी कई शांतिपूर्ण संधियां कायम की, जिसमें सदाबाद 1937 ईस्वी की संधि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संबंध में इसके अंतर्गत तुर्की समेत मध्य पूर्वी राज्य कमाल पाशा के शासनकाल के अंत तक एक दूसरे के मित्र बने रहे। खाड़ी प्रदेशों के साथ भी कमाल पाशा ने शांतिपूर्ण विदेश नीति का सहारा लिया। इसके तहत कमाल पाशा ने 1921 ईस्वी में अंकारा में हुए प्रथम बाल्कन सम्मेलन के अंतर्गत रोमानिया और यूगोस्लाविया के साथ 1923 ईस्वी में, हंगरी के साथ 1924 ईस्वी में और ऑस्ट्रिया एवं यूनान के साथ 1933 ईस्वी में पुनः यूनान के साथ एक 10 वर्षीय संधि
और 1934 ईस्वी में अन्य बाल्कन राज्यों के साथ अलग अलग संधि शांति स्थापित की। जर्मनी और इटली के साथ भी जो तानाशाही समझी जाती थी, कमाल पाशा ने अलग अलग शांति संधियां स्थापित की। इटली और जर्मनी दोनों अपनी साम्यवादी नीति के तहत तुर्की के कुछ प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर लिए थे। दोनों तानाशाही राज्यों ने तुर्की के समीप पहुंचने राष्ट्रों की सहायता से तुर्की भयभीत हो उठा था, अतः उसने पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से इटली के साथ 1939 ईस्वी में और जर्मनी के साथ 1941 ईस्वी में और 1942 ईस्वी में अलग अलग शांति संधियां स्थापित किया और तुर्की को विभिन्न युद्धों में झोंके जाने से बचाए रखा। उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेश नीति हर दृष्टिकोण से सफल रही। विभिन्न संधियों और समझौता को आधार मानकर कमाल पाशा ने तुर्की के अनावश्यक युद्धों से एक लंबे काल तक बचाए रखने का हर सफल प्रयास किया, जिसके कारण ही शांतिपूर्ण वातावरण में तुर्की का चतुर्दिक विकास हो सका। यही कारण है कि प्रायः मुस्तफ़ा कमाल पाशा को एक सुधारक ही नहीं, एक राष्ट्रीय पिता के समान थे, जो अपने राष्ट्र के लिए जीवन अर्पित कर दिए। थैंक यू।